हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक का पार्ट 4। अगर अभी तक आपने पार्ट 3 विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट 3 विजिट कर सकते हैं। पार्ट 4 में अपन बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं किसको, ऑक्सीजन को। देखो, ये जो अपना ग्रुप था, ग्रुप नंबर 16, इसमें अपन ने दो एलिमेंट अपने सिलेबस में थे, ऑक्सीजन और सल्फर। सल्फर इस बार कट हो चुका है, तो सिर्फ ऑक्सीजन है, जो कंपेरेटिवली छोटा भी है। एकदम सिंपल सा है, कुछ रिएक्शन है जो आपको लर्न करनी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नेचर में तीन फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तीन इसके क्या होते हैं, आइसोटॉप। आइसोटॉप आप सब जानते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक मास नंबर क्या होते हैं, अलग अलग। जो जनरली अपन ऑक्सीजन बोलते हैं वो कौन सी ऑक्सीजन होती है, O16 होती है, जिसमें एटॉमिक मास नंबर कितना होता है, 16 होता है। ये मोस्ट एविडेंट फॉर्म है। ये दो और ट्रेसेस में प्रेजेंट होती है। O18 जो है वो एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है और इसे रिएक्शन की मैकेनिज्म को स्टडी करने के लिए किया जाता है। बायो में एक एग्जांपल है, जो बायो वाले स्टूडेंट है वो पता कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस में ये सबसे पहली बार इसी O18 को यूज करके बताया गया था कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो वाटर से होती है, ना कि CO2 से होती है। फोटोसिंथेसिस में देखो, CO2 प्लस H2O से क्या बनता है, ग्लूकोज, मतलब जो अपने कार्बोहाइड्रेट होती है वो बनती है, और साथ में ऑक्सीजन रिलीज होती है। अब CO2 में भी ऑक्सीजन है और H2O में भी ऑक्सीजन है, तो जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो कौन सी वाली ऑक्सीजन है। तो रूबेट, कामिंग और हासिद ने जो मतलब प्रूफ किया था कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो H2O से होती है। उन्होंने कैसे किया था, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप से किया था। ठीक है, तो इस वाले को अपन मैकेनिज्म में डिसाइड करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है डाई ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन बोले तो वो ऑक्सीजन जिसमें दो एटम हो, मतलब O और O मिलकर O2 बनाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। जनरली ऑक्सीजन नेचर में जो एयर में इसी फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो अपन को इसके प्रिपरेशन मेथड करने। पहले जो ये मेथड दे रखे, ये सारे लैब मेथड है, जिसमें पहला मेथड है कि पोटेशियम क्लोरेट से अपन को बनानी है। ये रिएक्शन पूछी भी जाती है। वैसे ये सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें लैब मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट एक ये और एक सबसे लास्ट वाली। ठीक है, तो 2KClO3, इसे टेम्परेचर पे MnO2 यहां पर कैटालिस्ट है, तो करते हैं तो इसका डीकंपोजिशन होता है 2KCl, पोटेशियम क्लोराइड और 3O2 बनता है। एकदम सिंपल सी रिएक्शन है। ये रिएक्शन स्लो रिएक्शन होती है, इसलिए इस कैटालिस्ट की प्रेजेंस लेते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम मेटल ऑक्साइड के थर्मल डीकंपोजिशन से। कोई भी मेटल ऑक्साइड लो, उसका थर्मल डीकंपोजिशन कराओ, बोले तो हीट देके उसको तोड़ना है। जैसे सिल्वर ऑक्साइड, इसको गर्म किया तो 4Ag+O2 मिल गया, और मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिया तो 2Hg+O2 मिल गया। मर्क्यूरिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन ये सबसे पहले यूज की थी सैली ने, सीले, सैली, जो भी रीड करो। और अगर आपको पूछे ऑक्सीजन सबसे पहले किस रिएक्शन से प्रोड्यूस की गई थी, तो इसी रिएक्शन से प्रोड्यूस की गई थी। मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये अपन ने एसिड लिख दिया है, एसिड नहीं है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड करना। ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड से सबसे पहली बार क्या किया गया था, ऑक्सीजन प्रोड्यूस की गई थी। इसके अलावा लेड ऑक्साइड को गर्म करेंगे तो भी ये लेड ऑक्साइड जो है 2PbO2 है, जो 2PbO+O2 देता है। 2Bp3O4 जो है वो 6PbO+O2 देता है। तो इस रिएक्शन से भी ऑक्सीजन बना सकते हैं। तो आपको जो मेन रिएक्शन लर्न करनी है, एक तो ये, एक ये कर लो, ये आपके मेटल ऑक्साइड के थर्मल डिकम्पोजिशन में भी काम आ जाएगी। और डायरेक्ट मर्क्यूरिक ऑक्साइड से पूछते भी है। क्यों पूछते हैं, क्योंकि ये जो थी वो पहली रिएक्शन थी जिससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस की गई थी। एक अपन को ये याद रखनी है। इस वाली में देखो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है उसका कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन कराना है तो H2O और O2 में हो जाता है। प्लेटिनम और निकल यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना हो तो क्या करेंगे, तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करा सकते हैं। किसका कराना है, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है। यहां पर ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं आएगा, क्या आएगा, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे। ये अपन वाटर लिख लेते हैं। वाटर का क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस। एकदम सिंपल सा है, कंटेनर लेना है, उस कंटेनर में अपन को क्या करना है, दो इलेक्ट्रोड ले लेना है, कैथोड और एनोड। ठीक है, और वाटर डाल के इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है। अपन वाटर को तोड़ रहे हैं इसलिए लाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी पास करके कर रहे हैं इसलिए इलेक्ट्रोलाइसिस। तो कैथोड पे तो H2 रिलीज होगा और एनोड पे क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी 2:1 में। क्योंकि इनकी स्टाइक्योमेट्री देखो, इसके आगे 2 है, इसके आगे 1 है, तो 2:1 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनती है। तो अगर लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना हो तो वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से भी करवा सकते हैं। वैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे करते हैं,
तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले एयर लेते हैं, उसमें से CO2 वाटर वेपर वगैरह इनको रिमूव कर देते हैं। फिर जो पीछे जो बचेगा उसे अपन क्या करेंगे, लिक्विफाई करेंगे। और एक बार जब कोई चीज लिक्विड फॉर्म में आ जाती है तो उसके मिक्सचर को अपन डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। तो फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बनाते हैं। मतलब इस मेथड से अपन एयर से नाइट्रोजन भी बना सकते हैं और एयर से ऑक्सीजन भी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी। ऑक्सीजन जो होती है कलरलेस होती है। अपन सब रोज लेते हैं ऑक्सीजन, तो अपन को पता ही है ना, अपन को उसका कलर महसूस होता है, ना उसका टेस्ट महसूस होता है, ना उसकी कोई स्मेल महसूस होती है। स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में डिजोल्व होती है लेकिन इतनी डिजोल्व नहीं होती जितनी एयर में। यही वजह है, यहां पे भी बायो का एक क्वेश्चन बनता है, आपने सुना होगा, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनकी रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा होनी चाहिए कंपेरेटिवली टेरेस्ट्रियल एनिमल के। ऐसा क्यों? कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो ऑक्सीजन यूज करते हैं वो वाटर में डिजोल्व हुई हुई उसको करते हैं, और अपन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो एयर में ऑक्सीजन है वो यूज करते हैं। तो एयर में ऑक्सीजन ज्यादा डिजोल्व है, इसलिए अपन जब एक बार ब्रीथ इन करते हैं तो ज्यादा अमाउंट में अपने ऑक्सीजन अंदर जाती है। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो पानी में डिजोल्व की हुई ऑक्सीजन को यूज करते हैं और वहां ऑक्सीजन कम सॉल्युबल होती है। तो जब वो एक बार ब्रीथ इन करते हैं तो इतनी ऑक्सीजन नहीं जाती जितनी जानी चाहिए, इसलिए उन्हें जल्दी जल्दी ब्रीथ करना पड़ता है। नेक्स्ट है पैरामैग्नेटिक होता है। पिछले साल अपन ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की थी, उसमें उस वाले से अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं ये कैसी होती है, पैरामैग्नेटिक होती है। आप में से कौन बताएगा मुझे पैरामैग्नेटिक क्या होता है? वैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर में इसको समझाया भी था आपको। नेक्स्ट है लिक्विफाइड इनटू येलो लिक्विड बाय अप्लाइंग प्रेशर। मतलब इसको अपन अगर लिक्विड में कन्वर्ट करें तो पेल येलो कलर का ये लिक्विड भी बन सकता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 90 केल्विन और मेल्टिंग पॉइंट है 55 केल्विन। दोनों ही बहुत ज्यादा कम है, और इतना कम होने की वजह से ये जो है नेचर में किस फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में, क्योंकि मेल्ट हो जाती है 55 केल्विन पे। मतलब माइनस में करीब आप 273 इसमें से माइनस कर दोगे तो लगभग लगभग 220 के आसपास, इतना माइनस में टेम्परेचर होने पे भी ये मेल्ट हो जाता है। और 90 माइनस कर देंगे तो अपने आ जाएगा -163 केल्विन सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड, वहां पर ये बॉयल भी हो जाता है। इसका मतलब ये जनरली रूम टेम्परेचर जो कि अक्सर कहीं पे भी जाएंगे तो अपने जीरो के आसपास मिलेगा या उससे कहीं ज्यादा, जैसे अपने यहाँ 30-40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उस पर तो ये गैस फॉर्म में ही प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट है और ये क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कुछ रिएक्शन है वो भी बहुत इजी है, आराम से याद हो सकती है। नेक्स्ट लेते हैं अपन केमिकल रिएक्शन ऑक्सीजन की। तो देखो ऑक्सीजन जो होती है वो वैसे तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। देखो अगर O2 को ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम में तोड़ना है तो ये जो रिएक्शन है इसकी देखो डेल्टा H कैसी आ रही है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन हुई, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है, जब आप इसे टेम्परेचर दोगे तो ये रिएक्शन होगी। इसका मतलब जनरल सिनारियो में ऑक्सीजन एक स्टेबल रिएक्शन मतलब स्टेबल कंपाउंड है और बहुत ज़्यादा क्या होती है, स्टेबल नेचर की और कम रिएक्टिव है, स्पेशली लो टेम्परेचर पे। लेकिन जब टेम्परेचर हाई होता है और उस समय ये किसी कंपाउंड से रिएक्शन करना स्टार्ट कर देती है, तो फिर जब इसकी रिएक्शन किसी और से करवाते हैं तो वो सारी की सारी जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। और जो हीट निकलती है वो पहले स्टेप के अंदर जो एनर्जी चाहिए होती है उसके लिए मिल जाती है और फिर वो रिएक्शन बनी रहती है, मतलब कंटिन्यू रहती है। मतलब रिएक्शन स्टार्ट होना मुश्किल हो सकता है लेकिन एक बार स्टार्ट होने के बाद वो आराम से कंटिन्यू रह सकती है। ये सब इस थ्योरी में लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर अपन इसकी रिएक्शन देखें, देखो ये मेटल के साथ है, इस सब के साथ क्या बना, मिलकर क्या बनाएगी, ऑक्साइड बनाएगी उसके। जैसे ये Na के साथ रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन के साथ रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड। अब ये चारों रिएक्शन आप लर्न करने की जगह आप समझ के भी लिख सकते हैं। देखो सोडियम जो होता है उसका जो वैलेंसी होती है वो 1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2। ये इधर तो क्या बनेगा, Na2O। तो सोडियम प्लस ऑक्सीजन Na2O बन गया और फिर बैलेंस कर दो अगर आप बैलेंस कर सकते हैं तो। दूसरा है कैल्शियम, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2 से 2 कट जाएगा, क्या बन जाएगा CaO। देखो CaO बन गया, फिर आप बैलेंस कर दो इसको।
ठीक ऐसे कैसे मैग्नीशियम की भी 2 होती है तो वो भी ऐसे ही बनाएगा। आयरन जो होती है उसकी 2 और 3 दोनों होती है, अपन 3 से लिखते हैं। ये आयरन की 3 वैलेंसी, ये ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी, ये इधर ये इधर, तो क्या बन जाएगा Fe2O3। तो पहले अपन ऐसे लिख देंगे Fe प्लस ऑक्सीजन तो हमेशा O2 के फॉर्म में होती है और उससे क्या बनेगा Fe2O3, और फिर अपन इसको बैलेंस कर देंगे तो ये वाली रिएक्शन आ जाएगी। नेक्स्ट है फॉस्फोरस के साथ। देखो फॉस्फोरस अपने सिलेबस में था लेकिन कट हो चुका है, लेकिन ये रिएक्शन तो है ना सिलेबस में, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फॉस्फोरस जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके P4H10 बनाता है। C जो है वो कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 बनाता है। अगर ZnS की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा ZnO और SO2 बनेगा। एकदम सिंपल सी रिएक्शन है। इसमें जो जिंक है उसको जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दो, जितने सल्फर है उससे SO2 बना दो, फिर बैलेंस कर दो। CH4 की ऑक्सीजन से एक तरह का बर्निंग है। देखो बर्निंग रिएक्शन मैंने पहले भी समझा रखी है और अब मैं फिर समझा रहा हूँ। देखो बर्निंग रिएक्शन आपको किसी की भी याद नहीं करनी है। जैसे CH4 है, इसका अपन को हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूँ, इसको अपन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, जितने कार्बन हो उतने CO2 बना दो, और जितने हाइड्रोजन हो कितने 4 उसके आधे बोले तो 2 वो बना दो वाटर के मॉलिक्यूल। फिर रिएक्शन को क्या कर लो, ऑक्सीजन के नंबर को बैलेंस कर दो। यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2, टोटल 4 है तो यहाँ आगे 2 लगा देंगे। ये अपने CH4 के बर्निंग की रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो 2 रिएक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दोनों की दोनों एग्जाम में पूछी जा सकती है, चाहे इसके कैटालिस्ट पूछे, चाहे आधी रिएक्शन देके पूरी करने को कहे, कुछ भी, तो आप अच्छे से लर्न करें। एक है SO2 का कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, जिसे SO2 जो है वो SO3 में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है, SO3 में। ये आप इसको क्या कर ले, SO3 कर ले। SO2 जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, SO3 बनाता है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के फॉर्म में ये रिएक्शन होती है। ये आपके H2SO4 बनाने के मेथड में भी ये रिएक्शन आती है। हालांकि इस बार सल्फर कट हो गया, लेकिन ये रिएक्शन तो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अच्छे से टिक लगा लें और याद कर लें। और ये जो कैटालिस्ट है ये भी याद रखें, कई बार ऐसे पूछते हैं कि SO2 का SO3 में ऑक्सीडेशन किस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होता है, तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में। नीचे वाली रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्लोरीन बनाता है, तो ये क्लोरीन का प्रोडक्शन मेथड हो गया, और ये CuCl2 कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन के यूजेज। तो पहला यूजेज है, तो अपन सब लिविंग थिंग्स, चाहे प्लांट है चाहे एनिमल्स है, वो ऑक्सीजन को यूज करते हैं किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। फिर इस ऑक्सीजन से फूड का ऑक्सीडेशन करते हैं और एनर्जी जनरेट करते हैं। सेकंड है, कोई भी बर्निंग प्रोसेस जो होता है वो ऑक्सीजन चाहिए। जहां पर ऑक्सीजन नहीं है वहां पर अपन किसी भी चीज को बर्न नहीं कर सकते, ये याद रखना। नेक्स्ट है, लिक्विड ऑक्सीजन जो होती है वो रॉकेट में फ्यूल की तरह यूज की जाती है। ठीक है, एक्चुअल में उसे फ्यूल की तरह यूज नहीं करते, उसे प्रपोलेंट की तरह यूज करते, ये मैंने अगले पॉइंट में अलग से लिख दिया है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ब्लीचिंग एजेंट की तरह क्या की जा सकती है, यूज की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना, ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइजर की तरह रॉकेट प्रोपोलेंट में यूज होती है फ्यूल की तरह, और फ्यूल सेल में भी यूज होती है। अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में फ्यूल सेल किया था, उसमें ऑक्सीजन और H2 क्या करते हैं, फ्यूल सेल में यूज करते हैं, तो उसमें यूज की जा सकती है। रॉकेट प्रोपोलेंट में ऑक्सीडाइजर के फॉर्म में यूज की जाती है। अब इसको समझो, देखो रॉकेट को जब ऊपर की तरफ क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है, तो उसके अंदर रॉकेट के अंदर क्या फिल किया जाता है, फ्यूल। वो फ्यूल जो है, जब फ्यूल बर्न होना स्टार्ट हो तो वो जो गैस जो निकलती है, वो जितनी ज़्यादा नीचे से गैस निकलेगी उतना ही ऊपर की तरफ क्या मिलेगा, एक फोर्स मिलेगा जिससे ये ऊपर की तरफ जाएगी। क्योंकि गैस नीचे की तरफ निकलेगी, उस एक्शन की रिएक्शन होगी और रॉकेट आसानी से क्या होगा, ऊपर की तरफ पुश होगा। और ये करने के लिए फ्यूल के साथ में क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजर मिलाते हैं, ताकि ज़्यादा आसानी से फ्यूल बर्न हो और बहुत ज़्यादा गैसेज निकले। तो उसके फॉर्म में अपन ऑक्सीजन को यूज कर सकते हैं। एक ऑक्सी हाइड्रोजन और ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग जो करते हैं, वेल्डिंग करते समय इनका कंप्लीटली कंबसन हो, उसके लिए ऑक्सीजन को यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो अपना कंपाउंड है ऑक्साइड है, कोई नया टॉपिक नहीं, आपने बहुत बार सुना होंगे ऑक्साइड। कोई भी एलिमेंट, एक एलिमेंट ले लो और उसके साथ ऑक्सीजन हो, तो ये चीज जो बनी है ये क्या कहलाएगी, ऑक्साइड कहलाएगी। तो ये बाइनरी कंपाउंड है, मतलब दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक ऑक्सीजन और एक अदर एलिमेंट। इसे क्या कहते हैं, ऑक्साइड। ऑक्साइड जो होते हैं वो जनरली दो तरह के होते हैं, सिंपल ऑक्साइड और मिक्स ऑक्साइड। जो सिंपल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं,
देखो ये अपने जो है वो एक सिंपल ऑक्साइड है जिसमें एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन है, एक एलिमेंट है और एक ऑक्सीजन है। जबकि कुछ जो होते हैं वो इस तरीके के होते हैं जिसमें ये दोनों पूरा मिलके एक ही कंपाउंड है। ये जो आप देख पा रहे हैं वो एक ही कंपाउंड है, ठीक है। ये अपने मिक्स्ड ऑक्साइड हो गया जिसमें लेड भी है, जिसमें आयरन भी है और फिर ऑक्सीजन है। ये पूरा एक है। अगर ये अलग अलग होता, ये इतना अलग होता तो सिंपल ऑक्साइड, ये इतना होता तो सिंपल ऑक्साइड। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड। ये ऑक्साइड जो है वो कैसे नेचर के हैं, एसिडिक हैं, बेसिक हैं, न्यूट्रल है, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। तो अगर ऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके अगर एसिड बना रहे तो ये ऑक्साइड का कैसा नेचर होगा, एसिडिक नेचर होगा, ठीक है। नॉन मेटल जो ऑक्साइड होते हैं वो जनरली एसिडिक होते हैं। अगर उनकी रिएक्शन वाटर के साथ रिएक्शन करवाई जाए, ये सारे नॉन मेटल ऑक्साइड है, रिएक्शन करवाई जाए तो जो प्रोडक्ट बनता है वो एक तरह का क्या है, एसिड है। ये प्रूफ करता है कि नॉन मेटल ऑक्साइड सारे क्या होते हैं, एसिड होते हैं, ठीक है। वैसे नॉन मेटल की रिएक्शन अपन बेस से करवा दे तो वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ये भी प्रूफ करता है कि नॉन मेटल कैसे होते हैं, एसिड होते हैं। दूसरा है ऑक्साइड जो होते हैं, कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड को क्या कहते हैं, बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन उसको भी देख लेते हैं। देखो ये सारे के सारे क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड है। इनकी रिएक्शन मैं किससे करा रहा हूँ, वाटर से करा रहा हूँ। और ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ये सारे बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बेस है। तो ये बेस बना रहे हैं। तो अगर किसी चीज को वाटर में डिजोल्व करने पर वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है, बेसिक है। एक और तरीका है इसे बेस प्रूफ करने का जो इस क्वेश्चन में किया हुआ है। कोई भी एक मेटेलिक ऑक्साइड ले लिया, जैसे CaO ले लिया, इसके एसिड के साथ रिएक्शन करवाई, क्या बना, सॉल्ट और वाटर। ये एक और रिएक्शन है जिसमें ये मेटल ऑक्साइड है, एसिड के साथ रिएक्शन की, सॉल्ट और वाटर बना। और जनरली एसिड के साथ कौन रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाता है, तो देखो जब बेस जो होता है वो जब उसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन किसके साथ, एसिड के साथ करवाते हैं, तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और साथ में क्या बनाता है, वाटर बनाता है। तो ये रिएक्शन तो किसके जैसी हो गई, बेस और एसिड के जैसी। अब यहाँ एसिड की जगह अपन ने एसिड ले लिया, सॉल्ट की जगह सॉल्ट ले लिया, वाटर की जगह वाटर ले लिया। तो ये मेटल ऑक्साइड किसकी जगह आ रहा है, बेस की जगह। तो मेटल ऑक्साइड का ये कौन सा नेचर हो गया, बेसिक नेचर हो गया। कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है और वो क्या कहलाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या कहलाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में ऐसे देंगे कि कोई भी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में बताओ। तो देखो एल्यूमिनियम, जिंक, SN, PB, इन सब के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। एसिड भी होते हैं, बेस भी होते हैं। अब अपन यहाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड से प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, एक बार अपन एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, एसिड से। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बेसिक नेचर को शो करता है। दूसरी बार एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अपन किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, बेस के साथ। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कौन सी नेचर को प्रूफ करता है, एसिडिक नेचर को प्रूफ करता है। तो इसका मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसा हो गया, एम्फोटेरिक हो गया। अच्छे से लर्न करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, ना एसिड की तरह ना बेस की तरह बिहेव करते हैं, जिसमें N2O, NO2 और CO आती है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपना कंपाउंड है जो अपन को रीड करना है वो है ओजोन। ओजोन बेसिकली ऑक्सीजन का एलोट्रॉप है। ऑक्सीजन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, O2 और O3। जो ट्राई एटॉमिक फॉर्म होता है O3 जो है उसको अपन क्या कहते हैं, ओजोन। ओजोन जो है जनरली कहां पर होती है, अपर एटमॉस्फेयर जो है, जो अपन ओजोनोस्फेयर भी बोलते हैं, जो स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर की तरफ है, उसमें ओजोन होती है। और वहां पर वो कैसे बनती है, जो ऑक्सीजन होती है उस पर अल्ट्रावायलेट रेज की जो लाइट गिरती है, वो लाइट क्या करती है, उस ऑक्सीजन को स्प्लिट कर देती है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में। क्योंकि बहुत ज्यादा रेडिएशन बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, और फिर ये ऑक्सीजन दूसरे वाले ऑक्सीजन से रिएक्ट करके O3 बना लेती है। इसको अपन इस रिएक्शन से भी लिख सकते हैं 3O2, एनर्जी की वजह से 2O3 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये अल्ट्रावायलेट रेज से क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है, क्योंकि उसको अल्ट्रावायलेट रेज को यूज कर ले रही है, उसको एब्जॉर्ब कर ले रही है। तो उस अल्ट्रावायलेट रेज को अर्थ के सरफेस तक आने नहीं देती। और ये ओजोन का क्या फंक्शन भी है। तो अर्थ के चारों तरफ ओजोन की पूरी एक लेयर है, और ये लेयर क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेज को नीचे नहीं आने देती। नेक्स्ट है प्रिपरेशन। अगर मुझे ओजोन प्रिपेयर करनी हो तो क्या करना है, तो ओजोन प्रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं, 3O2
और फिर साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देते हैं। देखो वहां तो ऊपर तो क्या अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है और बहुत ज्यादा एनर्जी है, यहां पर अपन अर्थ पे क्या करेंगे अगर बनानी होगी तो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं। साइलेंट का मतलब है यहाँ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते समय साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो 3O2 जो है वो 2O3 में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, दिख भी रही है, इसी वजह से अपन इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है वो O3 में कन्वर्ट हो जाती है। ये रिएक्शन जो है जनरल सर्कमस्टांस में जब अपन करवाते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो पूरी तरह से ओजोन में कन्वर्ट नहीं होती। तो जो यहाँ पे मिक्सचर मिल रहा है वो प्योर ओजोन ना होकर ऑक्सीजन और ओजोन का मिक्सचर होता है, जिसे कहते हैं ओजोनॉइड ऑक्सीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओजोनॉइड ऑक्सीजन कहते हैं। अगर अपन को प्योरेस्ट फॉर्म और ज्यादा अच्छी फॉर्म बनानी है तो ओजोनाइजर क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी। अगर ओजोन की प्रॉपर्टी ले तो पहली प्रॉपर्टी है ओजोन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। O3 जो है वो आसानी से टूट जाती है O2 प्लस O में, और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी होती है। तो अगर अपन किसी की रिएक्शन ओजोन से करवाते हैं तो वो आसानी से ऑक्सीजन दे रही है और ये ऑक्सीजन उस सामने वाले पे रिएक्ट करेगी और उसका ऑक्सीडेशन कर देगी। इसका मतलब ये ओजोन जो है खुद क्या है, एक तरह की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो सामने वाले का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। और इस ऑक्सीजन की वजह से किसी कपड़े का कलर वगैरह या किसी सब्सटेंस का कलर भी उड़ा सकती है, तो ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं। अब ये रिएक्शन आसानी से क्यों होती है, ओजोन जो है वो अनस्टेबल क्यों है, इसे अपन अभी डिस्कस करेंगे अगली वाली स्लाइड में। पहले अपन आगे करते हैं। नेक्स्ट है इस वाले के कि ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करती है, इसकी दो रिएक्शन याद रखनी है। एक तो पीबीएस से जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो PbSO4 बनता है। देखो यहाँ पीबीएस में कोई ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ PbSO4 में ऑक्सीजन है। इसका मतलब इससे इसमें कन्वर्ट होना क्या हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब इसका इसमें कन्वर्ट होना क्या है, ऑक्सीडेशन। एक और रिएक्शन जो अपने दे रखी है वो है कन्वर्जन ऑफ आयोडाइड आयन इनटू आयोडीन। क्या लिखना है, इनटू आयोडीन, ठीक है। आयोडाइड आयन का आयोडीन में कन्वर्ट होना, ये भी रिएक्शन है उसकी, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन जो है वो बेसिकली ऑक्सीडेशन को क्या कर रही है, शो कर रही है, ठीक है। इसको अपन कैसे समझ सकते हैं ऑक्सीडेशन है, तो देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एक कंसेप्ट इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट भी होता है। यहाँ आई के ऊपर माइनस चार्ज है और यहाँ आई के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज कम हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, अगर इसका निकालू -1, और इधर कितना आएगा 0, -1 से 0, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घट नहीं रहा, सॉरी बढ़ रहा है। माइनस से 0 होना बढ़ रहा है या घट रहा है, माइनस छोटा होता है 0 से, तो माइनस से 0 हो रहा है, इसका मतलब बढ़ रहा है। और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसका मतलब इसका इसमें कन्वर्ट होना क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ये दो रिएक्शन प्रूफ है कि ओजोन जो है किसी भी सब्सटेंस का क्या कर सकती है, ऑक्सीडेशन कर सकती है। इसका मतलब खुद एक अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक और चीज की थ्योरी दे रखी है, उसको मैंने रिएक्शन के फॉर्म में क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दिया है। क्वेश्चन क्या है कि हाउ ओजोन कैन बी एस्टिमेटेड बाय वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। मतलब ओजोन को अपन कैसे एस्टिमेट करते हैं, तो जब भी ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या क्वांटिटेटिव किसी का एस्टिमेशन करना है तो कोई सर्टेन रिएक्शन यूज की जाती है। तो देखो ओजोन जो है वो Ki के साथ रिएक्शन करते हैं और इस वाले मिक्सर को बफर करते हैं अपन बोरेट सॉल्यूशन से, जिससे पीएच क्या रहती है, स्टेबल रहती है जितनी अपन रखना चाहते हैं। और फिर इस रिएक्शन से आयोडीन बनती है और उस आयोडीन को अपन टाइट्रेट करवाते हैं। किससे कराते हैं, सोडियम थायोसल्फेट से, Na2S2O3 से। और फिर अपन जब टाइट्रेशन कराते हैं तो रीडिंग वगैरह होती है, आपने 11th में की होगी, नहीं हो तो 12th में आप प्रैक्टिकल में करेंगे, तो उसमें देखना कि टाइट्रेशन से कैसे किसी चीज की वैल्यू क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। और इस तरीके से अपन क्या करते हैं, ओजोन का वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या उसकी क्वांटिटी के बारे में क्या करते हैं, बताते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो आगे लेते हैं, और ये जो आप बोर्ड पे देख रहे हो यहां पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि ओजोन जो है वो थर्मोडायनेमिकली कम स्टेबल है किसके कंपेयर में, ऑक्सीजन। इसका कारण बताओ, तो अभी आपको यही एक्सप्लेनेशन देना है। और एक ये पूछते हैं कि क्या कारण है कि अगर किसी जगह पर एक सर्टेन कंसंट्रेशन से ज्यादा अगर ओजोन इकट्ठी हो जाए तो वो एक्सप्लोजिव होती है, मतलब फूट जाती है, ऐसा क्यों होता है, उसका भी कारण यही है। तो समझते हैं अपन। देखो O3 जो है वो O2 और O बोले तो नैनसेंट ऑक्सीजन या एटॉमिक ऑक्सीजन के फॉर्म में क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है। अब अगर इस रिएक्शन की मैं थर्मोडायनेमिक लूं तो ये रिएक्शन अपने आप होगी या नहीं होगी, ऐसा जब भी होता है तो अपन किससे डिसाइड करते हैं, डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी से क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं।
तो ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है। क्या है? एक्सोथर्मिक, मतलब ये रिएक्शन होते समय हीट रिलीज होगी। ठीक है, अब हीट रिलीज होगी तो इसका मतलब डेल्टा एच जो है वो इसका कैसा आएगा? नेगेटिव। अगर एंडोथर्मिक होती तो डेल्टा एच पॉजिटिव आता। दूसरी, यहां पर एक मॉलिक्यूल है, यहां पे दो मॉलिक्यूल में स्प्लिटिंग हो रही है, डीकंपोजिशन हो रहा है, नंबर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब एंट्रोपी बढ़ेगी, और एंट्रोपी बढ़ेगी इसलिए डेल्टा एस कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अब अगर मैं गिब्स फ्री एनर्जी वाले में पुट करूं, गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी इक्वल टू क्या है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है। तो देखो डेल्टा एच तो नेगेटिव है क्योंकि ये नेगेटिव थी, डेल्टा एस तो पॉजिटिव है, लेकिन जब मैं इसको टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करूंगा तो टी और डेल्टा एस का साइन सेम होने की वजह से वो भी प्लस का आएगा, लेकिन आगे साइन कैसा? माइनस का। तो माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू कैसी आएगी? माइनस आएगी। ये भी माइनस का, मतलब इस पूरे को सॉल्व करूं यहां तक, ये वाला तो माइनस का और ये तो माइनस का, ये माइनस 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 ही होता है, तो डेल्टा जी क्या आएगा? नेगेटिव। डेल्टा जी नेगेटिव आता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए जो अपने आप ही होती है, और यहां डेल्टा जी का नेगेटिव वैल्यू कुछ ज्यादा आती है, तो मतलब ये आसानी से अपने आप होती है। अब अपने आप होगी इसका मतलब O3 O2 प्लस O में टूटेगा, और इसका मतलब O3 जो है वो कम स्टेबल है कंपेरेटिवली ऑक्सीजन के। ये तो हुआ पॉइंट नंबर 1। दूसरा, अगर ये रिएक्शन अपने आप होती है और साथ में ये रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक भी है, इसका मतलब अगर किसी एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत ज्यादा ओजोन इकट्ठी हो जाए तो वो आसानी से O2 में कन्वर्ट होगी और बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट निकलेगी, तो किसका काम कर सकती है? एक्सप्लोजिव का काम कर सकती है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का क्या आंसर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी दो तरीके से एग्जाम में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये भी। या तो आपको पूछ सकते हैं ओजोन का स्ट्रक्चर समझाओ, तो ये अपने दो रिजोनेटिक स्ट्रक्चर और ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना देने। पहले अपन इसको समझते हैं, ठीक है, फिर दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो देखो 3 ऑक्सीजन थे, इस वाले ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 बॉन्ड बना दिए, यहाँ पर 1 बॉन्ड बना दिया, या फिर इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड बना देते हैं, इधर 1 और बॉन्ड बना देते हैं। मैंने आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड वाले में ये वाले स्ट्रक्चर बनाने सिखाए थे, आप उसी पैटर्न को अप्लाई करके ये भी बना सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखो अगर मैं इस ऑक्सीजन के खुद के इलेक्ट्रॉन काउंट करता हूं तो 1 2 3 4 5 6, ये खुद के 6 है, और ऑक्सीजन के पास 6 ही होते हैं, जिस पे ना प्लस या माइनस। इस वाले ऑक्सीजन के खुद के इलेक्ट्रॉन काउंट करूं तो देखो 1 2 3 4 5, एक कम है इसलिए यहाँ पे प्लस। इस वाले ऑक्सीजन के काउंट करूं खुद के तो 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, मतलब ज्यादा इसलिए इधर माइनस। और अगर इधर डबल बॉन्ड बनाएंगे, इधर सिंगल बॉन्ड, तो ये माइनस इधर आ जाएगा। इन दोनों का हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक एक बॉन्ड बना देते हैं, एक एक बॉन्ड डैश डैश से बना देंगे भाई, डबल बॉन्ड इधर और इधर आता रहता है। ठीक है, यहां पर हमेशा क्या आएगा? प्लस ही आएगा। इधर कभी इधर माइनस आता है, कभी इधर माइनस आता है, तो अपन डेल्टा माइनस लगा देते हैं। ठीक है, अब एक और चीज, एक एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछने के 2 इनडायरेक्ट तरीके। पहला इनडायरेक्ट तरीका है कि क्या कारण है कि O3 में दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है उनकी बॉन्ड लेंथ सेम होती है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा, क्या कारण है कि वो बॉन्ड लेंथ ना तो सिंगल बॉन्ड जितनी होती है ना डबल बॉन्ड जितनी होती है, उसकी इंटरमीडिएट होती है। तो देखो जब रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि यहां पर हमेशा डबल बॉन्ड आएगा, या सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, और ऐसा नहीं है कि यहां सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड भी आ सकता है। इसका मतलब यहां डबल बॉन्ड भी हो सकता है, सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, इसलिए जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल और डबल बॉन्ड की इंटरमीडिएट आती है। ये तो हुआ पहले का आंसर, और आंसर लिखने के लिए थ्योरी लिखेंगे, बाकी ये डायग्राम बनाते ही आपका आंसर क्लियर है। दूसरा, कि क्या कारण है कि दोनों बॉन्ड लेंथ सेम है, तो अगर इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखते हैं तो दोनों ऑक्सीजन के बीच में दोनों जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो एक जैसे है, एक एक सिंगल बॉन्ड और पार्शियली डबल बॉन्ड। इसका मतलब दोनों की बॉन्ड लेंथ भी क्या आएगी? सेम, और इसे रिजोनेटिक स्ट्रक्चर से समझा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, अच्छे से टिक लगा लो और अच्छे से प्रैक्टिस करना है इनकी। ठीक है, एक लास्ट छोटा सा पार्ट और रह गया है जिसका है ओजोन डिप्लेशन। ये कुछ नया नहीं है, आपने बहुत बार पहले भी पढ़ रखा होगा। देखो ये अगर अपन अर्थ एज्यूम करें तो अर्थ के चारों तरफ क्या है? ओजोन की क्या है? एक लेयर है, और ये ओजोन की लेयर क्या करती है? जो यूवी रेडिएशन आती है उसको नीचे नहीं जाने देती, तो उससे प्रोटेक्ट करती है। लेकिन अर्थ के ऊपर कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से ये ओजोन की जो अमाउंट है वो कम हो रही है, और ये ओजोन लेयर क्या हो रही है? उसकी थिकनेस कम हो रही है। इसे ओजोन डिप्लेशन, ओजोन होल कुछ भी कह सकते हैं। तो ये किन वजह से होता है? तो जो प्राइमरी रीजन है वो है CFC। क्या है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ये एक एग्जांपल है, ये रिएक्शन आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में भी है, चैप्टर नंबर 10 में। ठीक है, उस पे जब अल्ट्रावायलेट रेज गिरती है तो क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता है।
ये क्लोरीन फ्री रेडिकल ओजोन से रिएक्शन करता है और उसे ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है और ClO फ्री रेडिकल बनाता है। ये ClO फ्री रेडिकल फिर ओजोन से रिएक्शन करता है और एक और क्लोरीन फ्री रेडिकल बना देता है और उसे भी ओजोन में कन्वर्ट कर देता है। और देखो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया, ये फिर ऑक्सीजन से रिएक्शन, ओजोन से रिएक्शन करेगा, उसे ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगा और ये दो रिएक्शन चलती ही रहती है, ये दो रिएक्शन। और एक सिंगल क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल होता है वो बहुत ज्यादा, क्लोरीन फ्री रेडिकल का जो फ्री रेडिकल है वो बहुत ज्यादा ओजोन को किस में कन्वर्ट कर सकता है, ऑक्सीजन में। तो ये प्राइमरी कारण क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे फ्रीऑन भी कहते हैं। सेकंड जो कारण है वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड। देखो NO जो है, जो कहां से निकलता है, जो अपने व्हीकल्स वगैरह चलते हैं, जेट वगैरह चलते हैं, उनका जो धुआं निकलता है उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड पॉल्यूटेंट्स के फॉर्म में निकलते हैं और ये NO ओजोन के साथ रिएक्शन करके उसे NO2 और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब ओजोन किस में कन्वर्ट हो रही है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, ओजोन की अगर यूजेज ले, ओजोन के क्या यूजेज है, तो उसे जर्मिसाइड, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज कर सकते हैं, ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज कर सकते हैं क्योंकि ये नैनसेंट ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज कर सकते हैं, या भी अपने रिएक्शन से भी देखा है, और KMnO4 के प्रिपरेशन में भी इसका क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से अपन आज के वीडियो को क्या करते हैं, एंड करते हैं। उम्मीद करूंगा कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी तक अपन ने ग्रुप 15 और ग्रुप 16 दो कर लिए हैं P ब्लॉक में नए सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, अब अपने ग्रुप 17 और ग्रुप 18 रहा है, जिसे अपन नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग खूब खुश रहेंगे, खूब सारा हार्डवर्क करेंगे और खूब मस्त रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।